नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अब टॉपिक है दोस्तों अपन का, वो है वाक्य शुद्धि का। किसका है दोस्तों? वाक्य शुद्धि। देखिए दोस्तों, वाक्य शुद्धि में सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि वाक्य में पद क्रम क्या होता है। मेन पॉइंट आपका यही रहेगा, वाक्य में पद क्रम का। किसका? पद क्रम का। क्योंकि वाक्य शुद्धि में जो पहला पॉइंट है वो है पद क्रम, दूसरा है अन्वृत्ति, तीसरा है परसर्ग, चौथा है व्याकरण। ये चार बिंदु होते हैं दोस्तों जो वाक्य को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे वाक्य में पद क्रम, अन्वृत्ति का मतलब होता है कि वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ क्या होगा? संबंध। यानी कि जैसे कर्ता का क्रिया के साथ, तो कहाँ पुल्लिंग, कहाँ स्त्रीलिंग, कहाँ एक वचन, कहाँ बहुवचन, इन सबको अन्वृत्ति के रूप में। परसर्ग का मतलब होता है कारक। ठीक है, कारक का प्रयोग इसमें साथ में आपके लिंग, वचन, काल, इन सब का होता है। व्याकरण में पॉइंट ये बनाता है वाच्य परिवर्तन का। जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तब वाक्य को किसी अन्य रूप में लिखते हैं, तब कहीं अशुद्धि ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वाक्य में पद क्रम। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा कि साधारण वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सामान्य यानी कि एक साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होगा, उसके बाद कर्म का प्रयोग होगा और अंत में किसका प्रयोग होगा दोस्तों? क्रिया का। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सौरभ पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, सौरभ पुस्तक पढ़ता है, यहाँ सौरभ जो है दोस्तों, सौरभ करता है, अंत में देखो पढ़ता है, ये क्रिया का बोध है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले कर्ता आएगा वाक्य में, फिर कर्म आएगा और फिर दोस्तों अंत में किसका प्रयोग होगा? क्रिया का। तो वाक्य में पद क्रम के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है। दूसरा है कि यदि वाक्य में, दूसरा पॉइंट क्या कहा? यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादि बोधक हो तो इनका प्रयोग, क्या कहा दोस्तों? ध्यान से देखें
कि यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादि बोधक हो तो इनका प्रयोग कर्ता से पहले होगा। यानी कि दोस्तों, यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयादि शब्द का प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग हमेशा ध्यान रखें कर्ता से पहले होगा। जैसे दोस्तों, अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो जैसे मैंने कहा कि मोहन मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनने से पहले हमारा क्या आ गया यहाँ पर? मोहन। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक की जब हम बात करें तो देखो, अरे बेनीवाल आ गया, अरे बेनीवाल आ गया। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि बेनीवाल से पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ है अरे, यही आपका किसका बोध कराता है? ये कराता है विस्मयादि बोधक का प्रयोग। अब आता है पॉइंट नंबर 3 दोस्तों। तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि थर्ड पॉइंट कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्म और क्रिया के विस्तारक का प्रयोग इनसे पूर्व होते हैं। यानी कि यदि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया के विस्तारक का प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग हमेशा इनसे पहले होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मेरा भाई राजेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। यहाँ दोस्तों अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो मेरा भाई, तो यहाँ विशेष रूप से देख सकते हैं राजेंद्र कर्ता हैं, पुस्तकें कर्म हैं, पढ़ता है क्रिया है। और आप ध्यानपूर्वक देखें क्रिया का विस्तारक क्या है? अधिक। तो ये आपके क्रिया से पहले है। पुस्तकों से पहले आएगा क्या? आपका धार्मिक। और राजेंद्र से पहले हैं आपका मेरा भाई। तो ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये सारे विस्तारक हैं। कभी भी इनका प्रयोग कर्ता, कर्म और क्रिया के विस्तारक का प्रयोग इनके बाद नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि राजेंद्र मेरा भाई पुस्तकें धार्मिक पढ़ता है अधिक। वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। एक उदाहरण और देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी खा गया। क्या कहा मैंने? भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी खा गया। यहाँ दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो भिखारी हैं उसकी जो मतलब
विस्तार है दोस्तों वो है भूखा। रोटी का विस्तारक है गर्म, और खा गया का विस्तारक है जल्दी जल्दी। तो यहां अपन लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए भिखारी यहां क्या है, करता है। रोटी क्या खा गया, रोटी कर्म है, खा गया क्रिया है। यहां आप ध्यान से देख सकते हो, जल्दी जल्दी यहाँ आ जाएगा गर्म, यहाँ आ जाएगा भूखा। हमेशा ध्यान रखो इनके विस्तारक का प्रयोग हमेशा इनसे पहले होते हैं। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट आता है हमारा। चौथा पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 कहता है दोस्तों कि पदवी या व्यवसाय सूचक शब्दों का प्रयोग नाम से पूर्व होता है। नाम से पूर्व होता है, ये ध्यान रखें। जैसे देखिए अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर लक्ष्मण राजपुरोहित, तो देखिए दोस्तों इनके नाम से पहले क्या लगा, डॉक्टर। हमने लिखा व्याख्याता नरेश गोयल, तो ये व्याख्याता है। हमने लिखा शेठ छंवरलाल, हमने लिखा ठेकेदार बाबूलाल। ये आपके व्यवसाय और पद के जो भी शब्द हैं ये हमेशा कहाँ आते हैं, नाम से पहले। अब बारी आती है दोस्तों पांचवें बिंदु की। पांचवा बिंदु ये कहता है दोस्तों कि वाक्य में संबंधकारक विभक्ति का प्रयोग संबंधी से पहले। क्या कहा मैंने, वाक्य में संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग संबंधी से पहले होता है तथा कर्ता की स्थिति क्या रहती है, इसमें गौण रहती है। क्या रहती है, गौण रहती है। यानी कि जब हम संबंध कारक विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कर्ता का कोई रोल नहीं है। रोल किसका होगा इसमें, संबंधी का। यदि संबंधी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का, बहुवचन है तो बहुवचन का। जैसे देखो मैंने कहा कि ललिता का पति अध्यापक है। यहाँ आप देख सकते हो ध्यान से, ललिता स्त्रीलिंग शब्द है जबकि पति पुल्लिंग है, इसलिए संबंध पति से है। तो पति पुल्लिंग है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, का विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहूँ कि
नरेश की पत्नी, क्या कहा, नरेश की पत्नी डॉक्टर है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि नरेश भले ही पुल्लिंग हो, नरेश भले ही पुल्लिंग हो, लेकिन दोस्तों पत्नी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आया के। मैंने कहा नरेश के बच्चे चंचल हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे बहुवचन है, इसलिए क्या लगा के। तो संबंध कारक विभक्तियों में जो विभक्तियों का जो प्रयोग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो संबंधी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि संबंधी के अनुसार होगा। इसमें कर्ता का कोई रोल नहीं होता। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 6। छठा पॉइंट कहता है कि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले। हमेशा ध्यान रखो कि वाक्य में यदि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो उसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होगा, हमेशा ध्यान रखो। इसलिए हमने सीधा लिखा है कि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होता है। ये लो पूरा लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सूरज खाना खाकर खेलने चला गया। यहाँ आप देखिए दोस्तों, सूरज खाना खाकर खेलने चला गया। यहाँ दो क्रिया हैं। पहली क्रिया देखिए आपके कौन सी कंप्लीट हुई, खाकर, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया का तात्पर्य यही होता है कि जब वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग हो और ऐसी स्थिति में प्रथम क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो पहली क्रिया कौन सी समाप्त हुई, खाकर, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई खेलने जाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग सदैव मुख्य क्रिया से पहले होता है। अब आता है दोस्तों सातवां बिंदु कहता है कि निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होता है। यानी कि दोस्तों निषेधात्मक का मतलब होता है मना करना, जैसे कि ना, नहीं, मत, इन सब का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होगा। जैसे मैंने कहा, उदाहरण मैंने कहा रमेश वहाँ नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, जाएगा क्रिया है और क्रिया से पहले आपके निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, 8वां मैं लेता हूं। 8वां कहता है कि यदि वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तब गौण कर्म
प्रयुक्त होगा और मुख्य कर्म बाद में। ध्यान रखना, यदि वाक्य में दो कर्म का प्रयोग हुआ है, कितने कर्म का? दो कर्म का, तो ऐसी स्थिति में गौण कर्म पहले प्रयुक्त होगा और मुख्य कर्म बाद में। एक बात और है कि ऐसी स्थिति में गौण कर्म होगा वो सजीव होगा और मुख्य कर्म होगा वो आपके क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी। यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि बांधी क्रिया है। क्या बांधी? राखी। क्या और किसको ये कर्म का बोध कराते हैं? किसको बांधी? लड़कों को। कार्य किसने किया? लड़कियों ने। ये करता। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि क्रिया आई है बांधी, जो कि स्त्रीलिंग है। इसका संबंध किससे है? राखी से, ना कि लड़कों से। लड़कों से होता तो बांधा आता या बांधे आता। चूंकि क्रिया आपकी स्त्रीलिंग है, क्योंकि राखी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और यहाँ दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। किसको? क्या? तो हमेशा ध्यान को, गौण कर्म पहले होगा तो सजीव है और मुख्य कर्म निर्जीव में प्रयुक्त होता है। अब देखिए 8वें के बाद में आपका नम्मा पॉइंट। नम्मा पॉइंट कहता है कि प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग प्राय नाम से पूर्व होते हैं। नाम से पूर्व होते हैं। जैसे देखो, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो। ओके। यहां देखिए दोस्तों, व्यक्ति से पहले शब्द आया आपका किस। 10वां पॉइंट लीजिए दोस्तों, सेकंड लास्ट ही कह सकता हूं मैं। देखिए इसमें पॉइंट बनेगा दोस्तों आपके क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले होता है। हमेशा ध्यान रखना, किससे होगा? क्रिया से पहले होता है। क्योंकि ये पॉइंट अपन ने लिखा नहीं है, देख लीजिए। यस, बराबर चल रहे अपन। हाँ है ही नहीं, ये लीजिए। देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले होता है। जैसे मैंने कहा कि राधिका धीरे धीरे चलती हैं। क्या कहा मैंने? राधिका धीरे धीरे चलती हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों, चलती हैं क्रिया है, और ये धीरे धीरे, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्रिया विशेषण।
अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट 11वां में पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कारक संबंधी। अपन ने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण मैं पर एंड संबोधन हे अरे। ओके, यहाँ अगर अपन देखें दोस्तों कि कारक का प्रयोग आपके सामने है और इन कारकों में से ही अपन को देखना है कि देखो, हमने सबसे पहले कहा कर्ता ने कर्म को, यानी कि पहले वाक्य में किसका प्रयोग होगा? कर्ता का, फिर कर्म का। इसके अलावा हमने एक चीज़ कही है कि संबंध कारक विभक्तियों का प्रयोग संबंधी से पूर्व होता है, तो संबंध कारक भी आपका आउट हो गया है, ध्यान रखें। एक हमने कहा कि संबोधन का प्रयोग नाम से पहले होता है, तो यहाँ संबोधन भी चला गया है। अब बचा आपका नंबर 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 कारक का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, तो यही आपका बिंदु है कि ध्यान रखें कि करण कौमा संप्रदान कौमा अपादान और अधिकरण कारकों का प्रयोग वाक्य में कर्ता और कर्म के बीच प्रयुक्त होता है। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉइंट हमने लिखा है कि चाहे करण कारक हो, चाहे संप्रदान कारक हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, इन चारों का प्रयोग जो होगा वो वाक्य में कर्ता और कर्म के बीच होगा। ये पहली बात हो सामान्य स्थिति में। और इनका प्रयोग विपरीत क्रम में होता है, विपरीत कर्म में होता है, ये ध्यान रखना। अर्थात पहले अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान और अंत में करण कारक का प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसे मैं एक वाक्य आपके सामने लिखता हूँ, मैंने कहा कि दीक्षा ने कागज पर नव्या के लिए पेन से
चित्र बनाया। देखिए दोस्तों, वाक्य की शुद्धता अशुद्धता का बोध यहीं से लगाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दीक्षा करता है, बनाया क्रिया है, क्या बनाया चित्र कर्म है। अब देखो से, के लिए और पर, ये विभक्तियां हैं और हमने पहले कह दिया है कि इनका प्रयोग कर्ता और कर्म के बीच होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले अधिकरण, फिर संप्रदान और फिर करण कारक है। जो मौजूद होगा वही होगा, ये ध्यान रखें। तो इनका क्रम विपरीत क्रम में चल रहा है। ये था दोस्तों वाक्य में पद क्रम। अब बारी आती है हमारे वाक्य शुद्धि की। किसकी आती है? वाक्य शुद्धि की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, ये आपके सामने है दोस्तों। ये पॉइंट है हमारे पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हो, ये पहली स्लाइड आपके सामने है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। पहला पॉइंट आपके सामने दिया है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ये सारे ही शब्द वाक्य आपके क्या हैं? अशुद्ध हैं और हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बच्चे को काट कर फल, बच्चे को काट कर फल दो। अब आपको इसमें ये देखना है भाई कि बच्चे को काट कर, आप ध्यान से देखो, ने पॉइंट में दिया है काट कर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिए मुख्य क्रिया से क्या होता है? पहले होता है। अब दोस्तों आप एक छोटी सी बात बताइए कि यदि बच्चे को ही काट दिया आपने, ठीक है, बच्चे को ही अगर आपने काट दिया है तो बताओ मुझे, बच्चे को ही काट दोगे तो बेटा फल किसे दोगे? मैं ये पूछ रहा हूं। यहां जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा कि बच्चे को फल काट कर दो, क्योंकि काटा फल जाता है दोस्तों। अगर आपने बच्चे को ही काट दिया तो फल किसे दोगे? तो ये वाक्य में पद क्रम की अशुद्धि है। दूसरा, मैंने बहते हुए बालक को देखा। बहते हुए बालक को या बालक को बहते हुए देखा, तो इसका पॉइंट होगा आपके कि मैंने बालक को बहते हुए देखा। क्लियर? बहते हुए यहां आपको दिया है बालक, यही आपका पद क्रम क्या है? अशुद्ध है। बहता हुआ बालक नहीं होता है, बालक को बहते हुए देखा है, तभी तो हम उसको बचाएंगे। नेक्स्ट, यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। दोस्तों ध्यान से देखो, पॉइंट क्या है? यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। भाव है मात्र 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो का नाम लेते ही एक बार तो आपकी भी कानों की खिड़कियां खुल गई हैं। अरे वाह, 200 रुपये किलो ही घी है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, फिर तो ले लो।
लेकिन घर लाए घी तो पता चला वो तो नकली है, डुप्लीकेट है। क्यों? क्योंकि जब वापस उसके पास गए तो दुकानदार ने कहा भाई साहब देख लो, मैंने क्या लिखा था, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, गाय में अगर कोई अशुद्धता हो तो बताओ, मैंने घी का तो कहा ही नहीं, गाय मेरी शुद्ध है। तो पॉइंट आपका क्या बनेगा कि यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। ओके, क्या कहा? यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। यहाँ अपन देख सकते हैं कि विशेषता इसकी है। अब रेट टैग भी चेंज हो गया, जहाँ पहले 200 रुपये था अब वहीं 800 रुपये किलो हो गया। क्या हो गया? 800 रुपये किलो हो गया। अगला देखो, कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। आप एक एक शब्द को देखिए, कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। तो बेटा स्कूल कहीं थोड़ी होता है, ये छात्र के लिए है पदक्रम, कई छात्र। तो अपन क्या लिखेंगे? स्कूल के कई छात्र, स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। तो ये छात्रों के लिए आया है कई, ध्यान रखना। किसके लिए आया है? छात्रों के लिए आया है कई। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हमारा बहुत ही शानदार। राधा के गले में एक मोतियों की माला है। क्या कहा? राधा के गले में मोतियों की एक माला है। दोस्तों यहाँ आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोतियों, ध्यान से देखो, मोतियों में बहुवचन है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। माला एक होगी, मोतियों की माला क्या होगी? एक। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि राधा के गले में, क्या कहा? राधा के गले में मोतियों की एक माला है। मोतियों की एक माला है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ जो पॉइंट हमारा है कि राधा के गले में एक मोतियों नहीं होता है, मोती तो ढेर सारे हैं, माला उसकी एक बनी है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा राधा के गले में मोतियों की एक माला है। नेक्स्ट देखिए, शीतल फलों का रस पीजिए। दोस्तों यहाँ पर फल शीतल नहीं होते हैं, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, हमेशा ध्यान रखें, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। देखिए दोस्तों, फल शीतल नहीं होते, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। तो फल का जो रस निकाला जाएगा उसको हम ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फलों का शीतल रस, फलों का शीतल रस पीजिए। लीजिए दोस्तों, पॉइंट क्या बना? फलों का
शीतल रस पीजिए। यहां देखो, एक कहानियों की बात वही हो गई दोस्तों, कहानियों बहुवचन है और यहाँ एक का बात की गई है, एक का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि कहानियों की एक पुस्तक, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। खड़ी पाई, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। अगला देखो, यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है। भाई बीमारियां मुफ्त दोगे तो फिर गड़बड़ी है, दवा तो आप मुफ्त में दे नहीं रहे हो, तो आपका वाक्य यहीं अशुद्ध हो जाता है। बीमारियां नहीं चाहिए मुफ्त में, हमें क्या चाहिए, दवा चाहिए मुफ्त में। तो यहाँ होगा, देखो यहाँ बीमारियों की मुफ्त दवा मिलती हैं। यहाँ बीमारियों की मुफ्त दवा मिलती है। तो यह दवा की विशेषता है, कैसे मिलती है, मुफ्त मिलती है। तो आप कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि इस तरह के, इसको हम ऐसा लिख दें, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, यानी फ्री में मिलती है, ये और भी अच्छा होगा। इसको ऐसे ही लिखें आप, क्या कहा, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, ये और भी सटीक है आपका। हालांकि ये निर्भर करेगा आपके वाक्य पे। जैसे दोस्तों यहाँ अपन ने जो पॉइंट देखा है कि यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, इसी के तर्ज पर दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो वाक्य में पदक्रम है, उन सब में हमने एक बात विशेष रूप से देखी है। देखो यहाँ जैसे कि काट कर, जैसे यहाँ हमने लिखा काट कर, यहाँ बहते हुए, शुद्ध गाय, कहीं, एक मोतियों, शीतल, एक कहानियों और मुफ्त बीमारियों, इन सब में अगर देखें तो एक बात आपको ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगी दोस्तों कि यहाँ पूरा का पूरा पदक्रम, मैं इसमें 8वें में आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपके दोनों पॉइंट हैं कि यहाँ बीमारियों की मुफ्त दवा मिलती हैं, दवा है वो मुफ्त है, मिलती मुफ्त है, ये दोनों के रूप में चलेगी। इसलिए ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, दवा मुफ्त होनी चाहिए या मिलना मुफ्त होना चाहिए, ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है। तो दोस्तों इसी के साथ अपन इस पदक्रम में एक पॉइंट में आपके सामने और रखता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ध्यान से समझना, इसको और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कहा यहाँ पर शीतल गन्ने का रस मिलता है,
इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों आपके वाक्य में पदक्रम की बात हुई है, ध्यान रखना। जैसे कि पहला पॉइंट दिया है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब बताइए, पहले तो आप खरगोश को काटेंगे तो गाजर किसे खिलाएंगे भाई? तो आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो इस प्रकार से होगा कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। तो इससे आपको पता चल जाएगा काटना क्या है, गाजर। अब खरगोश इसको खा सकेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहां पर शीतल गन्ने का रस मिलता है। यहां देखो, गन्ना शीतल नहीं होता है, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। गन्ने का रस निकालो, उसमें आइस डालो। तो यहां होगा, यहां पर गन्ने का शीतल रस मिलता है। यहाँ पर गन्ने का शीतल रस मिलता है। रस हमेशा शीतल होता है, शीतल का अर्थ है ठंडा। तो रस क्या होगा, ठंडा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम वाक्य शुद्धि के और अलग अलग पॉइंट लेके आएंगे। धन्यवाद।